हेलो एवरीवन, मैं कल्याणी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बिजनेस गुरु में। हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बिजनेस मैनेजमेंट का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, जो आपको कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल में हेल्प करेगा, जिसमें हम आप लोगों को एक एक टॉपिक विद एक्सप्लेनेशन पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल जाए और अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहिए। आप लोगों के लिए हम लोग कंटिन्यू कंप्लीट मटेरियल लेकर आएंगे। अभी हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 12th आरबीएससी की कंप्लीट स्टडी मटेरियल, जिसमें आपको एक एक टॉपिक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया जा रहा है। आपकी कंप्लीट बुक आपको इसमें कवर करवाई जा रही है। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम लोग अब तक में बीएम के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि प्रबंध क्या होता है, उसकी विशेषता क्या क्या है, उसकी क्या महत्व है, उसकी क्या प्रक्रिया है, उस प्रबंध प्रक्रिया में क्या क्या कार्य होते हैं, प्रबंधकों की भूमिका क्या होती है। इतना कुछ पढ़ने के बाद में अब हम आ जाते हैं प्रबंध के सिद्धांतों में, क्योंकि प्रबंध की भूमिका में हमने यही देखा था कि एक प्रबंधक विभिन्न प्रबंध के सिद्धांतों का उपयोग करके अपने लक्ष्यों की पूर्ति करता है। तो आखिर ये प्रबंधकीय सिद्धांत है क्या, क्या होते हैं प्रबंध के सिद्धांत, किस तरीके से प्रबंध किया जाता है, कौन कौन सी प्रबंध की तकनीकें हैं जिनका उपयोग करके हम अपने बिजनेस को बेहतर बना सकते हैं, उसे उससे सफलता अर्जित कर सकते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन से भी जुड़ा हुआ होता है। अगर आपको अपने जीवन में कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो आपको मैनेजमेंट के कुछ सिद्धांतों को अपनाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ सिद्धांत निजी जीवन तक पे लागू हो जाते हैं, तो ये व्यवसाय संबंध में दिए गए हैं, जो परिस्थितिवश कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में लागू होते हैं। तो अब देखते हैं प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। ये हम खुद जानते हैं कि प्रबंध सब जगह व्याप्त है। इच्छित और प्रभावी परिणाम प्राप्त करने हेतु महत्वपूर्ण और उपयोगी भी होता है प्रबंध। लेकिन प्रश्न ये आता है कि प्रभावी प्रबंध किया कैसे जाए, अच्छे एवं प्रभावशील प्रबंधक कैसे बनाए जाएं, उन्हें कैसे शिक्षित प्रशिक्षित किया जाए। इस प्रकार के प्रश्नों का सिंपल सा उत्तर होता है प्रबंध के सिद्धांत। क्योंकि आधुनिक प्रबंध ज्ञान एवं विज्ञान की शाखा के रूप में प्रतिस्थापित हो चुका है, यानी वर्तमान में इस पर शोध कार्य भी किए जा रहे हैं, जो भावी पेशे की ओर अग्रसर है। कई संस्थाएं खुली हैं जो हमें मैनेजमेंट कोर्स भी करवाती हैं। अब हम प्रत्येक व्यवसाय में एक पेशेवर प्रबंधक नियुक्त करते हैं, खुद नहीं करते हैं। इसलिए प्रबंध विज्ञान के कुछ आधारभूत सिद्धांत भी हैं। अब प्रश्न आता है कि सिद्धांत क्या होते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत जानने से पहले हम सिद्धांत की परिभाषा देखते हैं। सिद्धांत की परिभाषा कहती है कि जब किसी विषय के संदर्भ में पर्याप्त प्रमाणों के आधार पर एवं पर्याप्त तर्क वितर्क के बाद निश्चित किया गया कोई मत या विचार जो समय, अनुभव और निरीक्षण की कसौटी पर खरा उतरता है, उसे हम सिद्धांत कहते हैं। यानी वो नियम जो किसी ना किसी परीक्षण का परिणाम निकले हैं, वो नियम जो बहुत सारे तर्कों का एक मत होकर एक विचार बना है। यानी बहुत सारे तर्क वितर्क हुए हैं, फिर जाके किसी एक मत पर सभी सहमत होते हैं, तब वो सिद्धांत कहलाता है, क्योंकि उस पर सार्वभौमिकता लागू हो जाती है, वो सब में मान्य हो जाता है। और विभिन्न परीक्षणों और विभिन्न परिस्थितियों के ऊपर जब उसको लागू किया जाता है तो उसका निरीक्षण किया जाता है। ये देखा जाता है कि भाई ये सब जगह लागू हो रहा है, तो वो निरीक्षण की कसौटी पर भी यदि खरा उतरा है, तब जाके वो सिद्धांत या नियम बनता है। जैसा कि हमने देखा है केमिकल लैब में कितने कितने परीक्षण किए जाते हैं, किस तरीके से वो लोग अलग अलग केमिकल मिला के फिर कुछ ना कुछ एक नया उत्पाद करते हैं। उससे पहले उन्हें बहुत सारे बार वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कई बार कम, कई बार ज्यादा क्वांटिटी, कई बार कोई और अदर प्रोडक्ट। तो यही सिद्धांत होता है एक तरीके से। जो नियम लागू किए जाते हैं वो कई तरीके के परीक्षणों पर खरे उतरते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या ये सिद्धांत हमारे लिए मानने जरूरी है। यदि हम ना माने तो, नहीं मानोगे तो कोई आपको दंडित तो करने आ नहीं रहा। बस होगा ये कि यदि आप मानते हो, चूंकि वो पहले से ही निरीक्षित और अनुभवित होते हैं, उसके आधार पर, निरीक्षण के आधार पर बनाए गए हैं, तो आपके कार्यों में थोड़ी सी सुगमता आ जाएगी, लक्ष्य प्राप्त करने में आपको आसानी रहेगी। अन्यथा आप खुद ही उनके लिए जिम्मेदार होगे, अपनी देरी या फिर आप परेशानियों में घिर जाओगे। तो देखिए, प्रबंध के सिद्धांत हमारे क्रियाकलापों, व्यवहारों, निर्णय लेने में मार्गदर्शक के रूप में प्रभावी नियम या तत्व होते हैं। नियम या सिद्धांत का पालन ना करने पर हमें दंडित नहीं किया जाता, लेकिन केवल कार्य के परिणामों में अनिश्चितता का भय बन जाता है। देश काल परिस्थितियों में जब नियम या सिद्धांत अव्यवहारिक हो जाते हैं तो उसमें संशोधन या परिवर्तन कर दिया जाता है। यह लोचशीलता ही सिद्धांत की स्वीकार्यता को सार्वभौमिक बनाती है। भैया आपने देखा है कि किस तरीके से जब भी कानून लागू होता है तो
विभिन्न परिस्थितियों में उनमें संशोधन भी किया जाता है। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है वहाँ पे वो नियम लागू नहीं हो रहा, वहाँ पे वो कानून लागू नहीं हो रहा, तो उसे परिवर्तित करना पड़ता है। उससे पहले उसका संशोधन किया जाता है, देखा जाता है वो परिस्थितियाँ कितनी अलग हैं, क्यों लागू नहीं हो रहा, तो सब कुछ निरीक्षण के बाद में ही सभी सहमत होते हैं और तब संशोधन या परिवर्तन होता है, तब जाके एक नया नियम या सिद्धांत लाया जाता है। चूंकि प्रबंध के सिद्धांत पूर्णतः विज्ञान के सिद्धांत की तरह कार्य नहीं करते हैं और ना ही एक समान परिणाम देते हैं, क्योंकि विज्ञान के सिद्धांत वो होते हैं जो सभी परिस्थितियों में समान रूप से लागू हो जाए, क्योंकि वो एक परीक्षण के आधार पर तय होते हैं। जबकि प्रबंध एक व्यवहारिक क्रिया है। व्यवहार विभिन्न परिस्थितियों में बदलता रहता है। व्यवहार को हम एक समान नहीं मान सकते। ये कोई भौतिक तत्व नहीं है, भौतिक साधन नहीं है या स्रोत नहीं है। ये तो एक ऐसी क्रिया है जो अंतर्मन से संबंधित है। तो ऐसे में इसके सिद्धांत, हालांकि ये भी निरीक्षण के आधार पर निकले हैं, ये भी पहले तर्क वितर्क और संशोधन किया जाता है, इसमें भी शोध कार्य किए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये सिद्धांत विज्ञान के सिद्धांतों की तरह सार्वभौमिक नहीं होते, क्योंकि ये व्यवहार से संबंधित हो गए। अब चूंकि हम जानते हैं कि प्रबंध एक सामूहिक प्रयासों की क्रिया है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति मिलकर एक उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, जिसमें मानव तथा मानवीय व्यवहार की भागीदारी और भूमिका अधिक होती है, क्योंकि ये व्यवहार से संबंधित है और मानवीय व्यवहार उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संचालित होते हैं। ये हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि किस तरीके से संस्कृति हमारे हाव भाव, हमारे व्यवहार, हमारे दृष्टिकोण, सोचने के तरीके को प्रभावित करती है और मानवीय व्यवहार उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संचालित होता है, जो प्रत्येक भूभाग या देश का अलग अलग है। सब देश में सभी संस्कृति, बहुत सारी संस्कृतियां फैली हुई हैं, इसलिए प्रबंध के सिद्धांत प्रत्येक देश या संगठन में ना तो समान रूप से लागू होते हैं और ना ही समान परिणाम देते हैं। अर्थात प्रबंध के सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप से प्रयोग प्रत्येक संगठन, समाज या देश की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए कुछ सिद्धांत किसी देश या संगठन में पूर्ण रूप से व्यवहारिक होंगे या अव्यवहारिक होंगे। ये उस देश की परिस्थिति, उस देश की संस्कृति और वहाँ के व्यवहारिक दृष्टिकोण पर डिपेंड करता है। ये चीज हमने पिछले लेसन में भी पढ़ी है कि प्रबंध तो सार्वभौमिक है, लेकिन प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं है। अमेरिका एक विकसित देश है, वहां पे जो सिद्धांत लागू होते हैं वो भारत में लागू नहीं होंगे। भारत में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो यहाँ पर एक ही सिद्धांत सभी पर लागू करना, एक ही नियम सभी पर लागू करना आसान नहीं होता। आधुनिक प्रबंध को वैज्ञानिक प्रबंध भी कहते हैं और वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता हमारे FW टेलर हैं। इस वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा का प्रादुर्भाव हेनरी फ्योल द्वारा विकसित किया गया था, जिन्होंने FW टेलर के समय में ही वैज्ञानिक प्रबंध के अतिरिक्त एक सामान्य प्रबंध के सिद्धांतों को लागू किया था। हेनरी फ्योल द्वारा प्रशासनिक प्रबंध मॉडल विकसित किया गया, जिसमें हेनरी फ्योल ने 14 प्रबंध के सिद्धांत दिए थे। विभिन्न सिद्धांत जो हमने पढ़े हैं कि 6 दर्जन से ज्यादा हैं, उनमें सिर्फ हेनरी फ्योल के सिद्धांत ही हैं जो सभी जगह लागू हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सामान्य प्रबंध के सिद्धांत दिए थे, किन्हीं जटिल परिस्थितियों को शामिल करते हुए नहीं लिया गया था। उनके सिद्धांतों का प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि ये उनके खुद के अनुभव के आधार पर किए गए थे। उन्होंने जो अध्ययन किया था वो कर्मचारियों, संस्था और मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है उसको लेकर निरीक्षण किया और उसके आधार पर सिद्धांत निकाले। जबकि वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता FW टेलर ने जो सिद्धांत निकाले थे वो उन्होंने एक फर्म या एक कारखाना प्रबंधक तक ही सीमित रख के फिर सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। तो इसीलिए हेनरी फ्योल के सिद्धांत सर्वमान्य और सार्वभौमिक कहे जाते हैं। हेनरी फ्योल के अतिरिक्त भी कई विद्वानों ने प्रबंध के सिद्धांत दिए थे, जैसे कि FW टेलर, मैक्स वेबर, एल्टन मेयो आदि कई प्रबंध विद्वानों या चिंतकों ने विभिन्न कारखानों में श्रमिकों और कर्मचारियों पर तथा उनकी कार्यप्रणाली पर, उनकी कार्यदशाओं पर, उनके व्यवहार पर शोध कार्य किए और लगभग 6 से 54 तक के अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ये इतने सिद्धांत लागू हो चुके थे। वैज्ञानिक युग में सिद्धांतों का प्रादुर्भाव पूर्णतः शोध आधारित एवं मॉडल के रूप में हुआ, फिर भी इसके परिणाम देश, काल और परिस्थितियों में अलग अलग थे, क्योंकि सभी का अलग अलग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, सभी की संस्कृति अलग अलग है। जैसे भारत को ही ले लो, अगर भारत में किसी कर्मचारी को उसकी गलती के लिए निकाल भी दिया जाता है तो वो अपनी जात या धर्म को आड़े ले लेता है। वो ये कह देता है कि मैं इस जात का हूँ और मेरा जो संस्थापक या प्रबंधक है या जो मेरा अधिकारी है वो उस जात का है, इसलिए वो मुझसे भेदभाव करता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट करना एक जटिल कार्य हो जाता है, वहां पर अपने नियमों को लागू करना एक जटिल कार्य हो जाता है। तो इस तरीके से संपूर्ण विश्व के विभिन्न राष्ट्रों की विविधता के कारण सभी सिद्धांतों का प्रयोग संभव नहीं है, लेकिन सामान्य मार्गदर्शक के रूप में हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत अधिक लोचशील है।
इस कारण इन्हें सभी जगह सामान्य रूप से स्वीकार किया जा सकता है। ये सिद्धांत हैं कौन-कौन से? इन्हें जानने के बाद ही हम इन्हें पढ़ने के बाद ही हम ये देख पाएँगे कि ये क्यों सब जगह लागू हैं समान रूप से। तो चलिए देखते हैं कौन-कौन से 14 सिद्धांत हेनरी फेयोल ने दिए थे। पहला तो उन्होंने दिया था कार्य का विभाजन। हम खुद जानते हैं, मैंने एक पहले स्टोरी बताई थी आपको कि लकड़ी के गट्ठर को एक साथ नहीं तोड़ा जा सकता, और यदि हम माने कि ये हमारा लक्ष्य है या ये हमारा कार्यभार है, तो हम इसको एक साथ नहीं तोड़ सकते, तो हमें इसको अलग अलग करके तोड़ देना चाहिए, तो हमारा लक्ष्य आसानी से हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक ऐसा ही हेनरी फेयोल ने कहा था कि फेयोल ने विशिष्टीकरण का लाभ लेने के लिए कार्यों के विभाजन के सिद्धांत को उपयोगी बताया है। इस सिद्धांत के अनुसार श्रमिक और प्रबंधक विशिष्ट कार्यों में संलग्न होते हैं, यानी उनमें कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। कोई टेक्नीशियन है बहुत अच्छा है, तो कोई मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेता है, किसी को लोगों से कम्युनिकेशन करना अच्छा आता है, कोई मार्गदर्शक अच्छा है, तो इस तरीके से सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो इसलिए कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए कार्यों का विभाजन इस प्रकार कर दिया जाए ताकि कार्य और कार्यकर्ता में सामंजस्य रहे और कार्यकर्ता की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सके। इसलिए आवश्यक है कि प्रबंधक प्रबंधकीय कार्यों में संलग्न रहे तथा श्रमिक क्रियान्वयन कार्यों में संलग्न रहे, यानी अपने अपने कार्य को वो करने में पूरे समर्पित हो। प्रबंधक का कार्य है मैनेजमेंट करना, वो पूरी लगन के साथ मैनेजमेंट संबंधित सभी कार्य करे, और श्रमिक का कार्य उत्पादन संबंधित कार्य करना है, तो वो अपने उन्हीं कार्यों पर ध्यान दे, ना कि किसी और पर, वरना उसकी कार्य क्षमता खंडित हो जाती है। उसका दिमाग यदि इधर उधर रहेगा तो वो लगन के साथ काम नहीं कर पाएगा। अब आता है अधिकार एवं उत्तरदायित्व। तो अधिकार एवं उत्तरदायित्व तो हमेशा साथ साथ चलते हैं। अब देख लो पुलिस वालों की जिम्मेदारी कितनी है कि उन्हें सभी अनावश्यक या अनौपचारिक या ये बोले कि आपराधिक गतिविधियों को रोकना उनकी जिम्मेदारी है। तो इसके लिए उन्हें कुछ अधिकार दिए गए हैं जिसके लिए वो किसी से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर कोई संदिग्ध लगता है उससे पूछताछ कर सकते हैं। अभी लॉकडाउन में भी आपने देखा है कि उनको अधिकार दिया गया है कि यदि कोई लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन करता है तो उनके साथ सख्ती बरती जाए। यदि ये अधिकार उन्हें ना दिया जाए, सिर्फ उन्हें ये जिम्मेदारी दे दी जाए कि आपको लोगों को घर में रोकना है, तो लोग रुक जाएंगे, वो तो उल्टा पुलिस वालों के आगे तन जाएंगे। तो इसलिए उत्तरदायित्व के साथ साथ अधिकार देने भी जरूरी होते हैं। तो अधिकार एवं उत्तरदायित्व एक दूसरे से संबंधित है, अतः दोनों में समानता होनी चाहिए। संगठन में जब किसी व्यक्ति को कोई कार्य सौंपा जाता है तो उस कार्य के निष्पादन का उत्तरदायित्व उस व्यक्ति पर ही होता है। तो कार्य का यह निष्पादन उचित ढंग से तभी होगा जब व्यक्ति के पास उचित अधिकार भी होंगे। यदि उत्तरदायित्व एवं अधिकार में समानता नहीं होगी तो या तो संगठन के अधिकारों का अनावश्यक केंद्रीकरण हो जाएगा या फिर कार्यों के प्रति उत्तरदायी व्यक्ति पे अन्य व्यक्तियों पर आश्रित होना पड़ेगा। तो इन सभी परिस्थितियों में संगठन में समग्र कार्य कुशलता में कमी आ जाती है। यदि आप अधिकारों का विभाजन नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपने पास अधिकार रख रहे हो, तो वो व्यक्ति जिसके ऊपर आपने जिम्मेदारी डाली है वो हर काम के लिए एक बंदिश में आ जाएगा। वो उतनी निपुणता से उतने खुलेपन के साथ काम नहीं कर पाएगा, वो आश्रित रहेगा आप पर आपकी परमिशन के लिए। तो इसलिए उसको उसके अधिकार क्षेत्र, उसके कार्य क्षेत्र में अधिकार देने आवश्यक होते हैं। अब तीसरा आता है अनुशासन। अनुशासन क्यों जरूरी है ये स्टूडेंट से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। हर तरीके का स्टूडेंट होता है, कोई शांत स्वभाव का होता है, कोई उग्र स्वभाव का होता है। तो यदि उनमें अनुशासन कुछ नियम लागू नहीं किए जा रहे, उन्हें अनुशासित नहीं किए जा रहे, तो उग्र स्वभाव वाला शांत स्वभाव को ना तो पढ़ने देगा, ना ही उसे आराम से बैठने देगा, ना तो खुद पढ़ेगा ना दूसरों को पढ़ने देगा। इसलिए अनुशासन आवश्यक है। तो अनुशासन का सिद्धांत कर्मचारियों में ऐसे व्यवहार को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है जो संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो और उनके जो अनावश्यक गतिविधियां हैं उन्हें नियंत्रित किया जा सके। अनुशासित व्यवहार के लिए आवश्यक है कि संगठन में निरीक्षण प्रणाली उचित हो, कर्मचारियों एवं संगठन के बीच उचित प्रबंधन हो, गैर अनुशासित व्यवहार के लिए दंड की व्यवस्था हो। फेयोल ने दंड के संबंध में यह विचार प्रकट किया है कि दंड देते समय उन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए जिनके कारण कर्मचारियों में अनुशासनहीनता का व्यवहार उत्पन्न हुआ है या जिससे कर्मचारी अपने आप को प्रताड़ित महसूस ना करे। यानी उसको ये पता चलना चाहिए कि मैंने गलती करी है तो मुझे दंड मिला है, उसे ये ना लगे कि भाई मुझे प्रताड़ित किया है। तो इसलिए पहले आप उन परिस्थितियों का आकलन कर लो कि किन परिस्थितियों में उन्हें ऐसा व्यवहार करना पड़ा है। ये रिकॉर्ड देखने के बाद ही आप दंड या फिर उसकी समझाइश या समन्वय से संबंधित निर्णय आप लोगे। अब अगला आता है आदेश की एकता। आदेश हमेशा एक समय में एक ही व्यक्ति या एक ही अधिकारी से प्राप्त होने चाहिए। जब अनेक अधिकारियों से आदेश प्राप्त होते हैं तो विशेष रूप से उन आदेशों में भिन्नता होने के कारण वो हमेशा जो कर्मचारी है वो कर्तव्य विमुख हो जाएगा, दायित्वों से विमुख हो जाएगा। जिसके संबंध में फेयोल ने कहा है कि यदि आदेश की एकता के सिद्धांत को भंग किया जाता है तो संगठन में अधिकारी की अवहेलना,
परस्पर संघर्ष में वृद्धि, व्यवस्था में विघ्न और अनुशासन में कमी आएगी ही आएगी। मान लो एक उच्च अधिकारी ने यह आदेश दिया था, भाई आपको इस तरीके से कार्य करना है, आपको ये कार्य नहीं करना है। दूसरा आता है, दूसरा कहता है आप ये कार्य करोगे। तो अब कर्मचारी इस डर से कि भाई उच्च अधिकारी ने तो हमें ना करने के लिए कहा है और ये अधिकारी कहता है आप करो, अब हम करें क्या? तो ऐसे में अब वो डर के मारे पद स्थिति को देखेंगे। पद स्थिति को देखने के बाद में वो उच्च उच्च अधिकारी की मांग करेंगे, उच्च अधिकारी की बात को मानेंगे और निम्न अधिकारी की बात को अवॉइड कर देंगे। तो यहाँ पे संघर्ष उत्पन्न हो गया। संघर्ष उत्पन्न हो गया तो अनुशासन भंग भी होएगा। तो इस तरीके से हमेशा आदेश श्रृंखलाबद्ध रूप से और एक ही अधिकारी या एक ही उच्चाधिकारी से प्राप्त होने चाहिए। अब बारी आती है निर्देशन की एकता। निर्देशन की एकता का आशय होता है संगठन में वह सभी क्रियाएं जिनका उद्देश्य समान हो एवं अधिकारी एवं एक ही योजना के अंतर्गत उनको रखा जाना चाहिए। निर्देश की एकता आदेश की एकता से बिल्कुल भिन्न है। निर्देशन की एकता में क्रियाओं के विभाजन एवं समूहीकरण से संबंधित है। जब किसी आदेश की एकता या व्यक्तियों के संगठनात्मक संबंधों को परिलक्षित किया जाता है तो निर्देशन की एकता का मुख्य उद्देश्य एक ही क्रिया के विभिन्न पक्षों में सामंजस्य स्थापित करना हो जाता है। निर्देशन के सिद्धांत के महत्व के विषय में फेयोल ने हास्यास्पद ढंग से कहा है कि दो सिर वाला शरीर सामाजिक पशु या राक्षस माना जाएगा और जीवन जीने में उसे कठिनाई महसूस होगी। अब आप खुद सोचो कि अलग अलग विषय के टीचर आपको अलग अलग तरीके से कार्य करने के लिए बोलते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हिंदी वाला टीचर तो कहता है ऐसे करो, इंग्लिश वाला टीचर कहता है वैसे करो, मैथ वाला टीचर कहता है ऐसे करो। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपके 10 माइंड होते हैं, आप कई बार मैथ का फॉर्मूला हिंदी में भी अपनाने लग जाते हो। आप साइंस में नहीं अपना सकते, आप एसएसटी में नहीं अपना सकते। यदि आप ऐसा करते हो तो आपको दिक्कत हो जाती है, आपको अपना काम करने में कठिनाई हो जाती है। और यदि उनका सॉल्यूशन ना दिया जाए या आपको ये आंसर नहीं बताया जाए कि ऐसा क्यों कहा गया है, आपको सभी काम अलग अलग तरीके से करने के लिए क्यों कहे जाते हैं, क्यों सब्जेक्ट में भिन्नता है, तो आप इस कंफ्यूजन के चक्कर में काम ही करना छोड़ दोगे, आपका स्टडी में मन नहीं लगेगा। ठीक ऐसा ही होता है निर्देशन की एकता में भी। जब कार्य अलग अलग विभक्त हैं, जब विभाग अलग अलग बने हुए हैं तो उन सब में एक साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए निर्देशन में भी एकता होनी जरूरी है। इस तरीके से निर्देश दिए जाने चाहिए कि बच्चे को काम करने में सरलता हो। ठीक ऐसे ही कर्मचारियों को भी, विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को भी निर्देश इस तरीके से दिए जाने चाहिए कि उनके उद्देश्य और कार्यों में समन्वय स्थापित हो। तो अब प्रश्न उठता है कि ऐसा कैसे संभव है? तो ऐसा तभी संभव होगा जब एक ही उद्देश्य से संबंधित अलग अलग क्रियाएं हैं उनको एक ही अधिकारी और एक ही योजना के अंतर्गत क्रियान्वित किया जाए, संचालित किया जाए, तो वहां पे निर्देशन भी एक ही व्यक्ति द्वारा करना संभव हो पाता है। अब अगला आता है सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। किसी भी संगठन में यदि संगठन के हितों और व्यक्तिगत हितों में परस्पर संघर्ष उत्पन्न हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम संगठन के उद्देश्यों को सर्वोपरि रखें, खुद का जो निजी हित है उसको हम एक बार अवॉइड करके चलें। यदि ऐसा नहीं होता है तो संगठन में संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति अपना निजी हित देखने लग जाएगा। यदि सब अपने निजी हित देखने लग जाएंगे तो संगठन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि एक उद्देश्य जो उपक्रम का निर्धारित है उसके लिए सभी कार्य कर रहे हैं, सभी का कार्य इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी यदि एक व्यक्ति अपना निजी हित देखता है तो उसको देख के अन्य व्यक्ति भी यही कार्य करने लग जाते हैं। तो ऐसे में प्रबंधकों को चाहिए कि वो ऐसी स्थिति ना उत्पन्न होने दें जिसमें संगठन और व्यक्तिगत हितों में संघर्ष उत्पन्न हो रहा हो। इसके लिए जितने भी आवश्यक कार्य हों, जैसे कि कर्मचारी और प्रबंधकों के बीच में न्यायपूर्ण या स्पष्ट समझौते कर लेने चाहिए या फिर अधीनस्थों के नियमित निरीक्षण भी किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ प्रबंधकों को अपने आचरण से भी अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। इससे फायदा होता है कि संगठन में उन्नति होती है और जो उद्देश्य प्राप्ति के लिए कार्य है वो सभी अपनी लगन और इच्छा के साथ मिलकर करते हैं। अब अगला आता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कर्मचारियों को उनके कार्य के निष्पादन के लिए प्रतिफल दिया जाता है। यह प्रतिफल मजदूरी तथा वेतन, विभिन्न प्रकार की वित्तीय अभिप्रेरणा, अवित्तीय अभिप्रेरणाओं के रूप में दिया जाता है। प्रतिफल निर्धारित करते समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ये न्यायपूर्ण एवं तर्कसंगत हो। वित्तीय अभिप्रेरणा में तो उसकी सैलरी आ गई, इसके अलावा बोनस आ गया। अवित्तीय अभिप्रेरणा जैसे कि उनकी शाबाशी, उनकी पदोन्नति, ये सब कार्य जो होते हैं ये उनको और अभिप्रेरित करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर करने के लिए। जैसे कि आपको मार्क्स तो मिलते हैं एग्जाम में, प्लस जब टीचर गुड दे देता है तो आप और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि ये आपको एक्स्ट्रा मिला है, वरना सिर्फ मार्क्स ही आपकी अचीवमेंट थी। तो इसी तरीके से ही आपको जो शील्ड वगैरह दी जाती है, जो
पुरस्कार दिए जाते हैं, वो आपको और प्रोत्साहित करते हैं। ऐसा ही कर्मचारियों के साथ होता है जब वो वित्तीय अभिप्रेरणा यानी कि वेतन और बोनस के अलावा अवित्तीय अभिप्रेरणाएँ भी प्राप्त करते हैं, जैसे पदोन्नति और ये शाबाशी या कोई भी एक्स्ट्रा जो होती हैं सुविधाएँ, सुरक्षाएँ, तो ये सब अवित्तीय अभिप्रेरणाओं में आती हैं। अब अगला आता है केंद्रीकरण। ये केंद्रीकरण होता है अधिकारों का। तो जिस प्रकार हमने अधिकारों का विभक्तीकरण किया गया है, सभी को हमने अपने-अपने अधिकार दिए हैं, तो ऐसे में उनको यदि निर्णय लेने का अधिकार भी दे दिया जाए, तो फिर विभिन्न-विभिन्न विभागों में सब अपने-अपने दिमाग से अलग-अलग नियंत्रण करते हैं, निर्णय लेते हैं, तो ऐसे में कई बार जटिलताओं का सामना करना पड़ जाता है। तो इसके लिए हेनरी फ्योल ने कहा है कि किसी भी संगठन में अधिकारों के केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच आवश्यक होता है सामंजस्य। यह सामंजस्य संगठन के आकार व प्रबंध प्रणाली पर निर्भर करता है। जैसे बड़े संगठन में अधिकारों का विकेंद्रीकरण अधिक उपयुक्त होता है, जबकि छोटे संगठनों में अधिकारों का केंद्रीकरण ज्यादा बेहतर है। यानी एक ऐसी संस्था जिसकी बहुत सारी शाखाएं हैं और अलग-अलग जिले अलग-अलग देश में हैं, तो वहां पर उनकी परिस्थितियों के अनुरूप जो भी अनुभव होते हैं वो उधर जो अधिकारी नियुक्त है उसको ज्यादा बेहतर होते हैं, तो ऐसे में उन्हें निर्णय लेने का अधिकार देना तो बेहतर है। लेकिन जब एक ही जिले में या एक ही संस्था है, छोटी संस्था है, तो वहां पे निर्णय एक ही व्यक्ति करे तो ज्यादा बेहतर होता है। यह आपने खुद ने भी देखा है कि अधिकतर जो निर्णय लेने का अधिकार होता है या ये निर्णय संबंधी अधिकार होते हैं वो उच्च प्रबंधकों के हाथों में रहते हैं। इससे क्या होता है, आदेश निर्देशों में केंद्रीकरण रहता है, अधिकारों का एक केंद्रीकरण एक केंद्र बिंदु होता है जहां से निर्णय निर्देश प्रेषित करने आसान होते हैं और सभी अपनी मनमानी करने से बचते हैं। लेकिन कई बार जब हम अपने अधिकार या ये निर्णय संबंधी अधिकार अधीनस्थों को सौंप देते हैं, तो इसे बोल देते हैं अधिकारों का विकेंद्रीकरण। ये कब उपयुक्त होता है? ये तब उपयुक्त होता है जब अलग-अलग शाखाएं अलग-अलग जगह पर स्थापित हों, तो वहाँ जो अधिकारी नियुक्त है हमें उसे अधिकार देने पड़ेंगे ताकि वो वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक निर्णय ले सके और कार्यों में देरी ना हो। तो ऐसे में बड़े संगठन में अधिकारों का केंद्रीकरण का निर्णय लेते समय संगठन के व्यापक हितों, कर्मचारियों की भावनाओं, कार्य की प्रकृति और बातों पर विचार किया जाना आवश्यक है, जिससे प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर अधिकारों का भारार्पण किया जा सके। तो इसके लिए क्या आवश्यक है कि यदि आप ये बड़े संगठन में यही केंद्रीकरण स्थापित कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको इन सभी चीज़ों को देखना होगा। सभी जगह सभी कर्मचारियों की भावनाएं क्या है, किस तरीके का उनके कार्य दशाएं, इन सभी की जिम्मेदारियां आप पर आ जाती हैं। तो वहाँ पे यदि आपको संचालन करना है तो आपको अधिकार भी देने पड़ेंगे दायित्वों के साथ अपने अधीनस्थ अधिकारियों को। अब अगला आता है सोपान श्रृंखला या ये बोले कि पदानुक्रमता का सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं पदाधिकारियों के संपर्क की कड़ी। ये हमने संप्रेषण वाले चैप्टर में भी देखा है, प्रबंध की भूमिका वाले चैप्टर में भी देखा है। बात वही आ गई कि प्रबंध के कई स्तर होते हैं जो हमेशा किसी ना किसी के अधीन होते हैं। हर एक पद स्तर का एक उच्च अधिकारी होता है। तो इस तरीके से पदाधिकारियों के संपर्क की कड़ी उच्चतम अधिकारियों से लेकर नीचे के अधिकारियों के बीच संपर्क रूपी एक कड़ी के रूप में रहती है, जिसमें संदेशवाहन इस कड़ी के द्वारा किया जाता है। इस कड़ी को एक चित्र में दर्शाया गया है। देखिए इसमें ए जो पदाधिकारी है वो शीर्ष प्रबंधक कहला रहा है। उसके बाद में बी से लेकर जी तक ये सब क्या है, ये अधीनस्थों की एक कड़ी है। यानी कि बी का अधीनस्थ सी है, सी का अधीनस्थ डी है, डी का अधीनस्थ ई है, ई का अधीनस्थ एफ है और एफ का अधीनस्थ जी है। ठीक इसी प्रकार इस साइड में आते हैं तो एल से लेकर क्यू तक की अधीनस्थों की कड़ी है। एल एम एन ओ पी क्यू आपस में एक दूसरे के अधीनस्थ होते हैं। तो ये कड़ी के रूप में क्यू तक समाप्त हो गए। ए से प्रेषित संदेश वाहन बी सी डी ई एफ से होता हुआ जी तक आएगा। यानी जो ए ने कोई भी संदेश निर्देश आदेश दिए हैं वो क्रमबद्ध रूप से अपने अपने अधिकारियों से अधीनस्थों तक जाते हैं। ठीक इसी प्रकार एल से लेकर क्यू तक आएगा। और जब भी ऊर्ध्वगामी संप्रेषण होगा यानी कि समस्या या सूचना उच्च अधिकारी तक पहुंचानी होंगी तो ये क्रम उल्टा चलेगा। ये जी से होता हुआ एफ, एफ से ई, ई से डी, डी से सी, सी से बी और फिर ए तक जाएगा। तो इस तरीके से प्रत्येक स्तर अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क स्थापित करता है और संदेश को आगे प्रेषित करता है। हेनरी फ्योल के अनुसार इस प्रणाली से, जिसे हम बोलते हैं क्रमबद्धता या पदानुक्रम व्यवस्था, इससे संगठन में एक व्यवस्था बनी रहती है जिससे कार्यभार में कमी भी होती है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि विशेष परिस्थितियों में
संप्रेषण होने में देरी हो जाती है, क्योंकि इतने पदों से नीचे तक पहुंचने में संदेश में टाइम तो लगेगा। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, तो प्रत्येक समान स्तर के अधिकारी समतल संप्रेषण करते हैं। समतल संप्रेषण वो होता है जब समान अधिकारी, समान पद के अधिकारी एक दूसरे से संप्रेषण कर रहे हैं। जैसा कि चित्र में दिख रहा है, एफ सीधा संप्रेषण कर रहा है पी से, जी करेगा क्यू से, डी करेगा एन से, बी करेगा एल से। तो इस तरीके से समतल संप्रेषण होता है। अब अगला आता है व्यवस्था। व्यवस्था का तात्पर्य है कि प्रत्येक वस्तु के लिए एक निश्चित स्थान होना चाहिए और प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर होनी चाहिए और सही व्यक्ति सही स्थान पर होना आवश्यक है। इस सिद्धांत का उद्देश्य है कि उचित कार्य उचित व्यक्तियों को सौंपा जाए और कार्यों का उचित ढंग से निष्पादन भी हो और निष्पादन उचित नियंत्रण में हो, जिससे संगठन की कार्य क्षमता में वृद्धि हो। यानी कि आप एक कर्मचारी को प्रबंधकीय कार्यों में नहीं लगा सकते, आप एक श्रमिक को किसी पद पर या इकाई यूनिट में नहीं लगा सकते, क्योंकि सबके अपने अपनी एक कार्य क्षमता है। उस व्यक्ति को जो जिस कार्य में निपुण है उसे उसी कार्य में लगाना बेहतर होता है। इससे कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, अन्यथा असामंजस्य स्थापित होगा। असामंजस्य स्थापित होने से कार्यों में रुचि नहीं उत्पन्न होगी और इसका प्रभाव हमारे निर्धारित उद्देश्यों पर पड़ता है। ठीक वैसा ही जैसा कि यदि आपके बीएम के टीचर को बोल दिया जाए कि वो कंप्यूटर पढ़ा ले और कंप्यूटर के टीचर को बोल दिया जाए कि वो अकाउंट पढ़ा ले, तो इससे अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी, कार्य भी ठीक से नहीं हो पाएगा। अब अगला आता है समता। समता यानी कि समानता, जिसका अधिकार हमें हमारा संविधान भी देता है। तो समता न्याय और दयालुता का मिश्रण है। समता का तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्तियों को समभाव देखा जाए एवं उनके पारिश्रमिक एवं दंड व्यवस्था में भेदभाव न किया जाए। इससे कर्मचारियों में संगठन के प्रति निष्ठा उत्पन्न होती है। आपने देखा है या सुना होगा कि भारत में पुरुष कर्मचारियों की महिला कर्मचारियों से ज्यादा सैलरी होती है, जबकि कार्य महिला कर्मचारी ज्यादा करती हैं। तो ऐसे में उनके अंदर एक उदासीनता आ जाती है, जिससे वो अपने कार्य के प्रति उतनी लगन के साथ काम नहीं कर पाती और ये काम उनके पारिश्रमिक में भेदभाव के कारण ही ये परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। इसी के आधार पर देखा जाए तो दंड व्यवस्था में भी यदि अगर पुरुष कर्मचारी के साथ दंड व्यवस्था बहुत सख्त कर दी जाए और महिला के साथ कम कर दी जाए, तो ऐसे में भी उनके साथ भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वो अपनी फर्म के साथ उतनी निष्ठा बनाए नहीं रख पाते। अब आती है कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता। जब कर्मचारी इस बात से संतुष्ट होते हैं कि उसकी नौकरी को कोई खतरा नहीं है, वो इतने टाइम तक काम कर सकता है इस फर्म में, उसको नहीं निकाला जाएगा, तो वो उस फर्म के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करता है। लेकिन जब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि कभी भी किसी को भी निकाल दिया जा सकता है, तो ऐसे में जो कर्मचारी होगा वो अपनी सिक्योरिटी चाहेगा और वो किसी और कंपनी के प्रति भी आकर्षित रहेगा। तो उस कंपनी के प्रति उसकी निष्ठा एक खतरे में पड़ जाती है, ये बोले कम हो जाती है। तो इसलिए कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता होनी आवश्यक है। तो हेनरी फ्योर का यह सिद्धांत कहता है कि एक कार्य पर कर्मचारी की नियुक्ति कम से कम एक निश्चित समय के लिए की जानी चाहिए। इसका यह लाभ होता है कि कर्मचारी अपने कार्य की प्रकृति, कार्य करने की परिस्थितियां आदि से भली भांति परिचित हो जाता है, जिससे उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है। कर्मचारियों के अधिक आवागमन यानी बदलाव से कर्मचारी अपने और अपने कार्यों के बीच उचित सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं और उसका प्रभाव उसकी कार्य कुशलता पर पड़ता है। हमने खुद ने भी देखा था, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि यदि बार बार में कर्मचारी बदले जाए तो बार बार में उन्हें प्रशिक्षित करो, प्रशिक्षित करने के बाद में उन्हें टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, जिससे हमारे उद्देश्य पूर्ति में बाधक बनेगा। तो ये एक फर्म के लिए भी अच्छा नहीं है कि बार बार में कर्मचारी बदलो। आप कर्मचारियों का कार्यकाल स्थिर करो कि इस टाइम तक आपको इस संस्था में इस पद पर कार्यरत करना है, आपकी ये जिम्मेदारियां हैं। तो वो अपने कार्य में निपुण हो जाता है और उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ती है। और बार बार में बदलोगे तो प्रशिक्षण वगैरह वगैरह कई गतिविधियां सम्मिलित हो जाती हैं, जिससे देरी होती है। अब अगला आता है प्रेरणा। ये प्रेरणा वही अवित्तीय अभिप्रेरणा है या ये बोले अवित्तीय प्रोत्साहन है जो कर्मचारियों को कार्य के प्रति प्रोत्साहित करती है। तो अधिकारों या अनुशासन को ध्यान में रखते हुए प्रबंधकों को चाहिए कि वे अपने अधीनस्थों को उनके कार्यों की पहल करने के लिए प्रेरित करें, उन्हें मोटिवेट करें कि हाँ आप कर सकते हो, आप इस तरीके से करो, आपसे होगा, आपसे ज्यादा बेहतर और कोई नहीं कर सकता। तो इससे वो और भी ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं और पूरी लगन के साथ काम करते हैं। इससे न केवल नए विचारों का सृजन होता है बल्कि अधीनस्थों को भी संतुष्टि की भावना पनपती है। तो इसके लिए प्रेरणा का एक ये भी तरीका है कि आप अधीनस्थों की बातें सुने, उनके विचारों को सुने, उन्हें अपनाएं, जिससे उन्हें प्रेरणा मिलेगी और कंपनी के प्रति और भी नए विचार जो होंगे वो प्रकट करने में सक्षम होंगे और उसके लिए कार्यरत रहेंगे। अब अगला आता है सहयोग की भावना।
जब आपसी सहयोग या पारस्परिक सहयोग होता है तो कोई भी काम सरलता से हो जाता है, साथ के साथ जो अंतर संबंध होते हैं वो भी बेहतर बनते हैं। तो ऐसे में किसी संगठन की सफलता कर्मचारियों के परस्पर सहयोग की भावना पर निर्भर करती है। यह सिद्धांत एकता की शक्ति है पर आधारित है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रबंधक ऐसे कदम उठाए जिससे कर्मचारियों में परस्पर विश्वास और सहयोग की भावना उत्पन्न हो। इसके लिए उसे आदर्श चरित्र का प्रदर्शन करना पड़ेगा। जब कर्मचारी उससे संतुष्ट होंगे तो उसके लिए काम करेंगे, उससे सहयोग, उसको पूरा का पूरा अपना सहयोग देंगे। तो यहाँ पर हमने हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत देखे, लेकिन ये सिद्धांत इतने ही नहीं है, सिर्फ 14 ही सिद्धांत नहीं है। इसके अलावा इनमें कई बार परिवर्तन हुआ है, कई बार संशोधन किया गया है। प्रबंध के क्षेत्र में टेलर, कुंटज, ओडोनेल, हैरी और वुरिक आदि प्रबंध विचारकों ने भी कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जैसे नियंत्रण का विस्तार का सिद्धांत, उद्देश्य का सिद्धांत, अपवाद का सिद्धांत, भारार्पण का सिद्धांत, सामाजिक दायित्व का सिद्धांत और सहभागिता का सिद्धांत। ये सिद्धांत में व्यवसाय को पूरा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, इसलिए एक व्यवसाय में इन्हें भी अपनाना आवश्यक हो जाता है। तो आज का टॉपिक अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम लोग आगे की स्टडी कंटिन्यू रखेंगे। तो चैनल पे बने रहिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको वीडियो अपडेट्स मिल जाएँ। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आपके माइंड में लगता है या कोई डाउट लगता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको डेफिनेटली आंसर किया जाएगा।